हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्टडी विद ए के चौहान में। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, या कहें प्रस्तावना संविधान की। क्या प्रस्तावना है, उन सभी चीजों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के 3 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। उन तीनों पार्ट्स में मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना, और व्हाट वाज द सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाते समय क्या क्या सोर्सेज थे, कहां कहां से संविधान में फैक्ट्स को और जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनको और पार्ट्स को कहां से इंक्लूड किया गया था, वो सारी चीजें मैंने बताई। अब हम स्टार्ट करते हैं कि संविधान जब बनाना स्टार्ट किया था तो संविधान निर्माताओं ने एक बेस माना था। उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने कहा कि एक बेसिक फीचर्स होंगे, इन बेसिक फीचर्स को हम जो है बेस मानते हुए पूरा संविधान निर्माण करेंगे, या कहें कि जो प्रीएम्बल है वो क्या है, क्रक्स है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कम समय में अगर समझना चाहते हैं आप, तो प्रीएम्बल इज द सफिशिएंट फॉर इट। आप क्या करेंगे, आप प्रीएम्बल को पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसके क्या क्या नेचर्स थे, उसकी पावर ऑफ सोर्सेज क्या क्या थी, या पावर ऑफ अथॉरिटी क्या रही है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि संविधान क्यों बनाया गया और इसके पीछे क्या क्या कारण रहे। वो सारी चीजें आप प्रीएम्बल से समझ सकते हैं। या मैं कहूं कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान काफी मोटा है, बहुत सारे उसमें आर्टिकल्स हैं, तो उन सब का एक क्रक्स या उनका जो एक ऑब्जेक्टिव था या एक समराइज्ड फॉर्म जो है, इंट्रोडक्टिव फॉर्म जो है, वो हमारी कहां पर लिखी गई है, प्रीएम्बल में हमारी लिखी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट है ये हमने कहां से लिया, कि संविधान में एक प्रस्तावना भी होनी चाहिए। तो ये जो प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और प्रस्तावना भी उन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत किया था। तो हमने जो ये कॉन्सेप्ट लिया है प्रीएम्बल का कि हमारे संविधान में भी प्रस्तावना होनी चाहिए, ये कंसेप्ट हमने जो है अमेरिका से ही लिया है। और उसके बाद से मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। तब से क्या है, भारत ने ये प्रैक्टिस शुरू किया है और हमने अपने संविधान में प्रीएम्बल को इंक्लूड किया। अब आता है कि प्रीएम्बल की क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। यहां पर आप क्लियर कर दूं यहां पर कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मतलब पूरा संविधान का इंट्रोडक्शन दे देता है। कौन दे देता है? प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल जो होता है वो क्या है, कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है इन ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स करता है डॉक्यूमेंट्स की फिलॉसफी, कि उसका फिलॉसफी क्या है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनकी क्या फिलॉसफी रही थी, इसके क्या क्या यूजेस होंगे, आइडियाज क्या क्या है, जो संविधान निर्माता थे उनके क्या क्या आइडियाज रहे थे, एस्पिरेशंस क्या क्या रही हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल है क्या? प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है किसी भी डॉक्यूमेंट्स का। कोई भी बुक है उसके आगे प्रीफेस लिखा होता है या इंट्रोडक्शन लिखा होता है, तो वो क्या है, एक तरह से प्रस्तावना ही होती है। उसकी प्रस्तावना से क्लियर हो जाता है कि आगे इस बुक में पूरा क्या क्या मेंशन किया गया और उसी को बेस बना के उस बुक को आगे लिखा जाता है। तो द प्रीएम्बल बेसिकली गिव्स द आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारा संविधान का प्रीएम्बल है, संविधान का जो प्रस्तावना है, वो हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स और क्या क्या आइडियाज प्रोवाइड करता है, वो हम यहां पर स्टडी करेंगे। सबसे पहला है सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भारतीय संविधान बना तो उस संविधान को जो पावर मिलती है, उस संविधान की जो शक्ति है, वो कहां से आती है? तो वो आती है हम भारतीयों से ही। संविधान, जब मैं अभी आपको इसका प्रीएम्बल का जो टेक्स्ट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पर आप देख पाएंगे कि संविधान जो हमारा प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, भारत को यहां से, या कहें वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर वही ये मैंने लिखा हुआ है कि द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेस या व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी का जो सोर्स है वो क्या है? हम भारत के लोग या द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, भारत का नेचर कैसा होगा ये बताता है कौन? प्रस्तावना में ही तो ये सारी बातें हैं। प्रस्तावना ने ही बताया कि कौन जो है सोर्सेज होगा, अथॉरिटी कौन होगा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रस्तावना ने बताई, द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, भारत का जो राज्य है या भारत देश जो है, स्टेट ही बोलते हैं अगर यहां पर हम बात करेंगे तो इंडिया को। तो नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या होगा? भारतीय स्टेट जो है इसका प्रकृति किस तरह की होगी? तो वो यहां पर बताया है सॉवरेन होगी,
सॉवरेन मतलब हमारे ऊपर कोई भी ऊपर शक्ति नहीं होगी, या इंडिया इज फ्री, या इंडिया इज इंडिपेंडेंट टू टेक एनी एक्शन, चाहे वो उसका इंटरनल मैटर हो चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो, सारे मैटर्स में भारत क्या है, फ्री है अपना डिसीजन लेने के लिए। सोशलिस्ट होगा, समाजवादी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा सोशलिस्ट क्या होता है। सोशलिस्ट मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन पर क्या होता है, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों का बराबर का लगभग रोल रहता है वहां पर। सेक्युलर की बात करें, सेक्युलर मतलब स्टेट हैज नो रोल, राज्य का कोई भी जो है अपना धर्म नहीं होगा। इन सभी चीजों को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप ये समझेंगे कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल से हमें एक तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पता चल रहा है, दूसरा कैसा भारत होगा, ठीक है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट कैसा होगा, तो सॉवरेन होगा जिस पर कोई भी और विदेशी शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, और कैसा होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट होगा। स्टेटमेंट्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे कि भाई न्याय, जस्टिस प्रोवाइड करना है, जस्टिस को सिक्योर करना है, आजादी होगी, सभी व्यक्ति जो है क्या होंगे, फ्री होंगे, बट सम रेस्ट्रेंट्स होंगे वहां पर, लेकिन आजाद रहेंगे। इक्वलिटी टू द ऑल सिटीजंस एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव है। प्रस्तावना में इन ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड किया गया है कि सभी को भाई न्याय मिलना चाहिए, सभी आजाद होने चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए सभी के बीच में, और प्रमोट कर रहे हो बंधुत्व की भावना को, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने वाले हो, और मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, भारत की अखंडता को बरकरार बनाए रखना है। इन सारी चीजों को इस ऑब्जेक्टिव्स में क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया था। अगला है डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन का भी हमें पता लग जाता है, प्रस्तावना के संविधान को कब एडॉप्ट कर लिया गया, तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। आइए यहां पर बात करते हैं कि प्रियम्बल आया कहां से भारतीय संविधान में। हमने कंसेप्ट तो अमेरिका से लिया, लेकिन हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव या कहें मॉडिफिकेशन है किसका, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। तो वही यहां पर मैंने लिखा है कि द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो क्या किया गया था, ड्राफ्ट एंड मूव्ड किया गया था 13 दिसंबर 1946 को बाय द पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो है प्रपोज किया था और वो उन्होंने मूव किया था, और इसको जो अडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं। जो हमारी संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक कब होती है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन क्या होता है, हमारे जो सबसे वरिष्ठ मेंबर थे संविधान सभा के, सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पोररी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद जो अगली बैठक होती है वो होती है हमारी 11 दिसंबर 1946 को, और इस 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, परमानेंट प्रेसिडेंट यहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है। उसके बाद अगली जो बैठक होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। इस 13 दिसंबर 1946 को क्या करते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव करते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को फाइनली 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर विद सम मॉडिफिकेशंस क्या होता है, हमारा संविधान में एज अ प्रीएम्बल इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। तो प्रस्तावना कहां से आई, प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है हमने यूएसए से लिया। यूएसए के बाद प्रस्तावना जो प्रीएम्बल है वो क्या क्या चीजें बताता है, वो बताता है कि व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द पावर, जो सोर्स है उसकी क्या अथॉरिटी है। दूसरा बताता है कि भारत का नेचर कैसा होगा, जो हमारा भारत है उसका कैसा नेचर रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से होगा। उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो संविधान बनाया उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, वो हमने सारी चीजें पढ़ी, और इसको कब अडॉप्ट कर लिया गया, ये सारी चीजें आपको इसमें क्या है, प्रीएम्बल में बता दी गई हैं। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि यह है टेक्स्ट, संविधान में जो प्रस्तावना है वो एग्जैक्ट उनका वो किस तरह से लिखा गया है। तो ये मैं आशा करता हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि इसको आप प्लीज इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से प्रस्तावना से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। ये क्या है, ये हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहां पर देखें ये क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको मैंने थोड़ा बोल्ड किया है। ये क्या है, ये सोर्स है किस चीज का, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर आप आराम से बता पाएंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्सेज ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला आता है इसका नेचर कैसा होगा। ये जो यहां पर जो ये आप बोल्ड में देख रहे हैं ये बताता है नेचर। नेचर कैसा होगा, नंबर 1
सॉवरेन होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, उसकी खुद की अपनी प्रभुत्ता स्थापित होगी, किसी के अधीन वो काम नहीं करेगा, चाहे वो इंटरनल मैटर हो चाहे वो उसका एक्सटर्नल मैटर हो। सोशलिस्टिक होगा, मतलब मिक्स्ड फॉलो करेगा, ना तो उसमें पूरा पब्लिक होगा ना ही पूरा प्राइवेट होगा, मतलब गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस पर हमारी यहाँ पर सोशलिस्ट जो होती है। अगला है सेक्युलर। सेक्युलर क्या होगा, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, सभी धर्मों को यहाँ पर माना जाएगा, सभी पंथों को यहाँ पर माना जाएगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया, डेमोक्रेटिक मैं अभी आपको बताऊंगा, डेमोक्रेसी जो होती है वो दो टाइप से यहाँ पर होती है। डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया कि जो पीपल है, जो पोजेशन ऑफ द सुप्रीम पावर वो किसके पास होगी, वो भारतीय लोगों के पास होगी। रिपब्लिक अगला पांचवा है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारा जो देश है उसमें क्या होगा, उसका जो हेड होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा, चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो, लेकिन मोनार्की यहां पर नहीं चलेगी, या कहें हेरिडिटरी जो है हेड यहां पर नहीं बनेगा। तो ये क्या है, ये बताता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेचर में हमने बताया कि ये 5 चीजें हैं जो उन्होंने इस नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए यहां पर इनकॉर्पोरेट की हैं। अगला आता है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। संविधान बन रहा है किसके लिए बन रहा है, भारतीय लोगों के लिए बन रहा है, तो उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी वो सारी इस प्रियम्बल में यहां पर बताया गया। पहला है जस्टिस, उनको जी न्याय दिया जाएगा। न्याय कैसा, सोशल सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सारी चीजें किसको प्रोवाइड की जाएंगी, जस्टिस, ये भारतीय लोगों को ही। अगला आता है लिबर्टी ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये मैं आपको जब फंडामेंटल राइट्स बताऊंगा तो वहां पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 25 टू 28 ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, तो वहां पर आपको अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल आप ये समझें प्रियम्बल में लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। आजादी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली देने लग जाएंगे, आजादी का मतलब ऐसा नहीं है किसी के बारे में आप अभद्र टिप्पणी करने लग जाएंगे। आजादी है लेकिन एक लिमिटेशंस है, ठीक है, तो उन लिमिटेशंस के साथ यहां पर क्या है, भारतीय लोगों को आजादी दी गई है। अगला आता है इक्वलिटी का, इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इक्वलिटी की बात कही गई है हमारे यहाँ पर कि सभी को जो है क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ लॉ के अधीन ही सभी को यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, किसी को ऐसा नहीं कोई स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। अगली बात आती है फ्रेटर्निटी। सभी जो, जैसा कि आपने अभी देखा भी था कि भारत ने G20 की अध्यक्षता की है और यहाँ पर थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, तो उसी तरह से जब हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मान के चल सकते हैं तो हम भारत के लोग आपस में क्यों ना भाईचारे की भावना को बनाकर चलें। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस फ्रेटर्निटी के इस टर्म को या कहें फ्रेटर्निटी की इस आइडियोलॉजी को अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हमको क्या करना है, इनको हमको जो है कंप्लाई करना है। तो ये यहां पर देखेंगे फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की जो है डिग्निटी भी क्या रहे, बरकरार रहे, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और भारत की जो है एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे, ऐसी बंधुता की भावना को हम क्या करेंगे, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली in this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। चौथा यहां पर हमें क्या पता लगा कि हमने इस संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो प्रस्तावना से 4 चीजें क्लियर हो जाती हैं। पहला, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ गए होंगे कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, तो भारतीय स्टेट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। तीसरा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव्स हमें पता लगे कि जो भारतीय संविधान बना रहे हैं, इतना मोटा दस्तावेज है, इसके उद्देश्य क्या होंगे। उद्देश्य हमने देखे कि सबको न्याय देना है, न्याय भी हमने कई टाइप्स के देखे, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल देखा। उसके बाद लिबर्टी, व्यक्ति को आजादी होगी। इक्वालिटी, इक्वालिटी की भावना से सभी को ट्रीट किया जाएगा। फ्रेटर्निटी को हमने समझा, और किस डेट को इसको अडॉप्ट किया गया, ये सारी चीजें हमें कहां से मिली, ये सारी चीजें हमको मिली अपना प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब कुछ हमारे एक प्रतिष्ठित लोग थे जिसमें एक नाम आता है एन ए पालकीवाला। ये क्या थे, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, ठीक है। कौन, एन ए पालकीवाला। इन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा है, इन्होंने भारतीय संविधान को कहा है कि इट इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हैं पूरे संविधान के एक रूप को जो है एक कुछ टेक्स्ट के माध्यम से यहां पर बताया गया है कि पूरे संविधान में क्या लिखाया गया है। तो ये एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का काम यहां पर वाकई में कर भी रहा है। अगले थे हमारे पंडित ठाकुरदास भार्गव जी, ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे। इन्होंने कहा कि इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है इन्होंने, किसको,
प्रस्तावना को। तो ये दो पूछ लिए जाते हैं कि हु सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी कोड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बताएंगे एन ए पालकी वाला। अगला आता है कि इट इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये है हमारे पंडित ठाकुरदास भार्गव जी का। अगला है कि कुछ कीवर्ड्स थे जो मैंने आपको अभी बताए थे कि व्हाट आर द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सारी चीजों को हमारी जो कीवर्ड्स हैं उनको हम यहां पर अब स्टडी करेंगे। पहला आता है कि सॉवरेन क्या था। देखिए सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। भारत जो है किसी दूसरे देश का ना तो डोमिनियन होगा, ना ही वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा किसी के ऊपर। जैसा कि आपने देखा था कि भारत का जब आजादी हुई, भारत को जब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद भी भारत क्या था, एक डोमिनियन था किसका, ब्रिटिश इंडिया का, या कहें ब्रिटेन का भारत क्या था, यहां पर डोमिनियन था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया, तो उसके बाद से फिर क्या हुआ, उसके बाद से हमने देखा कि भारत जो है हमारा अब डोमिनियन नहीं रहा, भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया और भारत आजाद हो गया अपने डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल मैटर के हो। ठीक है, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यही यहां पर बताया गया कि सॉवरेन का मतलब सीधा सा है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होगा वो आपके या तो फादर होंगे या ग्रैंडफादर होंगे। तो आपके घर में अगर कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन लेने के लिए कोई पड़ोसी देश आकर के बोले कि भैया ये इस तरह से आप काम कर लीजिए, तो वो आपके यहाँ पर क्या होगा, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम उसी में भारत क्या है, सोवरेन है, वो पड़ोसी देश अगर कोई आके उस पर प्रभाव डालता है, उसको कोई प्रेशर बनाता है, तो भारत उस प्रेशर को कभी नहीं मानेगा। अब वहां यहां पर बात आती है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात आती है कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी या कॉमनवेल्थ वाले जो कंट्रीज थी, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में उसको क्लियर करूंगा कि क्यों कॉमनवेल्थ में शामिल होना भारत के लिए इस सॉवरेन वाले टर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, वो मैं आपको आगे डेफिनेटली बताऊंगा। फिलहाल आप सॉवरेन की डेफिनेशन समझें कि सॉवरेन माने है क्या। सॉवरेन मतलब यही है कि भारत फ्री है, चाहे वो उसका इंटरनल मैटर हो चाहे वो उसका एक्सटर्नल मैटर हो, उस पर किसी के दबाव नहीं है। अगला है सोशलिस्ट क्या है। सोशलिस्ट जो टर्म, देखिए यहां पर एक मैं आपको आगे बताऊंगा कि संविधान में सिर्फ आज तक एक बार संशोधन हुआ है, तो उसी संशोधन के तहत ये जो टर्म है सोशलिस्ट, इसको ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। और ये 1976 का जो अमेंडमेंट है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे संविधान में संशोधन हुए थे। इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वो सब धीरे धीरे हम आगे समझेंगे। फिलहाल जो हमारा ये सोशलिस्ट जो टर्म है इसको इंक्लूड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द इंडियन ब्रांड ऑफ द सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारे यहां पर जो फॉलो होता है वो होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या है, देखिए मैं इसको आपको आगे बताऊंगा कि कहां पर कम्युनिस्टिक सोशलिज्म फॉलो होता था और हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इनमें फर्क क्या है, ये जब आप पढ़ेंगे रशिया या फिर फ्रांस में, जब आपको आगे पढ़ाऊंगा वहां पर मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझें कि जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म था, इस सोशलिज्म में था क्या, इस सोशलिज्म में जो ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उस पर क्या होता था, गवर्नमेंट का कब्जा होता था। ठीक है, जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर गवर्नमेंट का कब्जा होता था, और डिस्ट्रीब्यूशन ये था कि भैया जो भी आपका बेनिफिट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अमॉन्ग द ऑल सिटीजन्स। ठीक है, तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म इसका मतलब है कि ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, इसको गवर्न कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। जबकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ये था, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में जो ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर जो पार्ट प्ले कर रहे होते हैं उसमें गवर्नमेंट भी कर रही होती है, प्राइवेट फर्म भी कर रही होती हैं। तो ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर है, या कहें मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करने वाला है। यहां पर बात आती है द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। हमारे यहां पर जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होती है ये क्या है, ये मार्क्सिज्म और गांधीज्म का क्या है, ये एक मिक्सचर है, दोनों को मिलाकर के, दोनों के जो फैक्ट्स थे, दोनों की जो आइडियोलॉजीज थी, उनको मिलाकर के हमने बनाया इंडियन ब्रांड ऑफ द सोशलिज्म, या कहें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, जिसमें मार्क्सिज्म और गांधीज्म में अगर बात करें कौन डोमिनेट करता है, तो यहां पर जो है गांधीज्म जो है यहां पर क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो सोशलिस्ट आपने समझा, सोशलिस्ट को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के थ्रू इसमें ऐड किया गया था। और भारत जो फॉलो करता है वो कहता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म हमारे यहाँ पर फॉलो नहीं होता, क्योंकि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में प्राइवेट चीजों को जो है बिल्कुल अलग कर दिया गया था, सारी का सारा जो रोल था उसमें वो क्या था, गवर्नमेंट का था। जबकि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। एक तरह से मिक्स इकोनॉमी को हम फॉलो करने वाले हैं। तीसरा टर्म है, कीवर्ड है हमारा सेक्युलर।
सेक्युलर को भी ऐड किया गया किसके थ्रू, ये हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, तीसरा टर्म आएगा इंटीग्रिटी, जो हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो सेक्युलर समझते हैं, सेक्युलर का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। भारत का स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा, वो क्या करेगा, सर्व धर्मों को मानने वाला है, सभी पंथों को मानने वाला होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर। इट मीन्स दैट द स्टेट हैज नो रिलीजन, दैट इज ऑल रिलीजन इन अवर कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी धर्म के अनुयायी हमारे यहाँ पर कम है, उनकी पॉपुलेशन कम है, तो उनको कम तवज्जो दी जाएगी। भारतीय संविधान कहता है कि चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे उसके अनुयायी चाहे कम हो या ज्यादा हो, मेजॉरिटी माइनॉरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट क्या करेगा, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, सबको इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि स्टेट का कोई रिलीजन, पर्सनल रिलीजन या पार्टिकुलर रिलीजन स्टेट का है ही नहीं। अगली बात आती है डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक क्या होता है, देखिए यही डेमोक्रेसी से ली गया। डेमो मतलब होता है पीपल और क्रेसी मतलब शासन, मतलब जो लोगों के द्वारा शासन किया जाता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल इन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट किए गए हो या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट किए गए हो, इसको बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक। मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि जो सुप्रीम पावर है, सुपीरियर पावर है, वो किसके पास होगी, वो भारतीय लोगों के पास होगी, क्योंकि हमने प्रस्तावना में ऐसा लिखा भी है कि सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ही सोर्स जो है वो कौन है, भारतीय लोग हैं, भारत के नागरिक हैं। तो डेमोक्रेसी भी वही है। अब डेमोक्रेटिक की अगर मैं थोड़ा सा इसको डीप में चलूं तो डेमोक्रेसी दो टाइप से होती है। डेमोक्रेटिक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। भारत में जो है वो क्या है, भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंडीशंस को फॉलो किया जाता है, जबकि स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है। जैसा कि आपने वहां पर देखा होगा कि इसके जो डिवाइसेस हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, जिसमें आपका रेफरेंडम आ जाता है, ठीक है, रेफरेंडम के साथ साथ और इसमें आप देखेंगे इनिशिएटिव्स आ जाते हैं, रिकॉल आ जाता है, प्लेबिसाइट आ जाता है। ये सारी चीजें क्या हैं, दीज आर द डिवाइसेस ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, व्हाइल इंडिया फॉलो करता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। तो यहां पर ये आपने देख लिया डेमोक्रेसी क्या है। फाइनली ये है डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक में कि जो पोजीशन ऑफ सुपीरियर पावर होगी वो किसके पास होगी, भारतीय लोगों के पास होगी। अगला आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूं, रिपब्लिक डे हम मनाते हैं इसी के परिप्रेक्ष्य में। तो रिपब्लिक का मतलब होता है अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मोनार्की, मतलब जहां पर राजा होता है, और इस राजा के बाद अगला जो किंग बनेगा वो हमारा कौन होगा, प्रिंस होगा। इस राजा का लड़का क्या होता है, प्रिंस बनता है। तो ये एक तरह से क्या होगा, हेरिडिटरी हो गया, ठीक है, ये हेरिडिटरी हो गया। जबकि रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक में क्या होता है, मान लीजिए अभी कोई राष्ट्रपति जी हैं, किसी कारणवश ये जो पोस्ट है ये क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो इस खाली पोस्ट के लिए ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी के लड़के को दोबारा से राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होंगे और इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा के यहाँ पर दोबारा से कोई भी व्यक्ति जो उस इलेक्शन को वन करेगा, उसे जीतेगा, वो क्या बना दिया जाएगा, प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो रिपब्लिक का मतलब यही है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि नॉमिनेटेड और ना कि हेरिडिटरी। अगला आता है कि हमारे संविधान में क्या हुआ है कुछ, ये तो हमारे पीछे हमने देखा था कि हमारे क्या क्या कीवर्ड्स थे उनको हमने समझा। अगला आता है अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है और क्या क्या उसके जो है फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान में संशोधन करने के लिए भारतीय संविधान में एक आर्टिकल रखा गया है जो 368 है। 368 क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को जो शक्ति प्रदान करता है वो आर्टिकल है अनुच्छेद 368। अब बात आती है क्या संविधान में की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाता है, तो ये काफी दिन तक इस पर क्या रहा, डिस्प्यूट चलता रहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए कुछ यहां पर हमारे केसेस थे, जिसमें पहला आता है बेरुवारी यूनियन, ठीक है। ये बेरुवारी यूनियन केस था जो 1960 में हुआ था। इस 1960 में इसकी ज्यादा डिटेल्ड में तो मैं यहां पर नहीं जाऊंगा। तो बेरुवारी यूनियन जो केस था, इस केस में इस बात को कहा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने अपना वर्डिक्ट दिया कि जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुवारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया
कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, और ये क्या है, इसमें जो लैंग्वेज लिखी गई है वो क्या है, क्लियर नहीं है, वो डाउटफुल है। इसलिए इन्होंने कहा, और जबकि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की बात कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भाई इस प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा ही नहीं मानते, तो इसलिए संविधान में 368 के अधीन जो है इसकी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। बैरूबारी यूनियन केस से यह क्लियर हुआ। बट हुआ क्या, 1973 में केशवानंद भारती केस आया, और इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराना जो वर्डिक्ट था उसको रिवर्ट किया, उसको कैंसिल किया, और इन्होंने कहा कि भाई जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अमेंडमेंट कैन बी मेड अंडर द आर्टिकल 368। क्योंकि जब यहां पर संविधान का एक हिस्सा मान लिया गया प्रस्तावना को, तो जो हमारा अनुच्छेद 368 था उसके अधीन संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये दो केसेस आते हैं जिनसे क्या होता है, पहले वाले में बेरूवारी यूनियन केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट मना कर देती है जी कि जी प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप अनुच्छेद 368 के अधीन इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस आता है। इस केस के बारे में मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पुराना वाला वर्डिक्ट था 1960 वाला, उसको इन्होंने वापस लिया और इसको पलटते हुए यहां पर इन्होंने अगला वर्डिक्ट दिया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें हम संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन कर सकते हैं। और फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, और इस संशोधन के माध्यम से क्या किया जाता है, संविधान में जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन टर्म जो है इस संविधान में ऐड किए जाते हैं। ये बार बार पूछ लिया जाता है, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे कि बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 थ्री टर्म्स जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी हैज बीन एडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर एक आप देखेंगे कि एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहां पर संविधान ने सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियर कही कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर जिसका तस रहे, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप अगर मेंटेन रखते हुए कोई भी संशोधन करते हैं तो वो मान्य होगा। अन्यथा अगर बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ हुई है, उसकी जो बेसिक संरचना है उसके आपने कोई छेड़छाड़ की है, तो वो जो संविधान संशोधन है वो नल एंड वॉइड होगा। ये बात क्लियर कट जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। अब यहां पर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड। इस लाइन पर आने से पहले आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि ये बेरूवारी यूनियन केस आया 1960 में, केशवानंद भारती केस आया 1973 में, इसके बाद एक LIC का केस भी आता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 1995 में आया था, डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर जहां तक मुझे याद है 1995। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस बात को रीइटरेट किया, दोबारा से दोहराया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होने की वजह से ही आप क्या कर सकते हैं, इस 368 जो अनुच्छेद है इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना में। यहां पर ये इस बात को इन्होंने और ठोस कर दिया। अब सोशलिस्ट, सेक्युलर वर एडेड बिटवीन द सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक। जब आपने प्रियम्बल पढ़ा था तो प्रियम्बल में आपने देखा कि प्रियम्बल में हमने यहां पर क्या हुआ था, सोवरेन और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच में हमने यहां पर ये सोशलिस्ट वर्ड यूज किया था। तो वही बात यहां पर इन्होंने बताई है कि ये जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड बिटवीन सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक, ठीक है, यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज्ड टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये भी संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही किया गया था। पहला हमने ये तीन टर्म जोड़े, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, और अगला हमने क्या किया, जो यूनिटी ऑफ द नेशन था इसको चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हमने यहां पर कर दिया। तो आई होप आपको ये यहां तक समझ आ गया होगा कि प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है। ये हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी, उनके एस्पिरेशन का एक यहाँ पर कलेक्शन है, और इन्होंने क्या किया है, पूरी संविधान को एक पेज में, और कहूं तो पूरे संविधान को एक बहुत छोटे से स्वरूप देकर के इसको समझाने का प्रयास किया है कि भारत का क्या स्टेट का क्या नेचर रहेगा, इसका सोर्स क्या होगा, इसकी पावर कहां से आएंगी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कब इसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो ये एक तरह से हमारा आइडेंटिटी कार्ड था संविधान का, और संविधान का बेसिक फीचर्स समझने हो, संविधान के जो भी आर्टिकल्स आप आगे पढ़ेंगे, पार्ट्स पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं इन जो इसके जो कीवर्ड्स हैं इन पर क्या रहेंगे, उन पर आधारित रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।